हाँ जी, राम राम। कैसे हो आप सभी? हम राजस्थान की बात कर रहे थे, राजस्थान के इतिहास की बात कर रहे थे। और पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा, एक बार हम देखते हैं कि हमने पिछला जो रिवाइज कर लेते हैं 5 मिनट के अंदर अंदर कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो देखो, सबसे पहले हमने कल पढ़ा था एक शासक जिसका नाम था राणा हमीर। कौन सा शासक पढ़ा था? राणा हमीर। राणा हमीर के बारे में आप जल्दी जल्दी बताओ भाई, क्या बात थी राणा हमीर के बारे में, हमने क्या क्या पढ़ा था? राणा हमीर ने जीता था चित्तौड़ 1326 ईस्वी में, जब यहाँ पर मालदेव सोनगरा, उस मालदेव सोनगरा के जो पुत्र थे, एक तो बनवीर और एक जैसा, इस जैसा को हराकर क्या कर लेता है, चित्तौड़ जीतता है। उससे पहले चित्तौड़ पर अधिकार कौन करता है? एके के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। कब? 1303 में। अलाउद्दीन खिलजी जो था, इस अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रतन सिंह यहाँ का शासक था, राहुल रतन सिंह को हरा कर यहाँ पर क्या कर लेता है, अलाउद्दीन खिलजी अधिकार कर लेता है। फिर इन्होंने 1311 ईस्वी में जो मालदेव सोनगरा था, इस मालदेव सोनगरा को क्या बनाया था, यहाँ पर प्रशासक बनाया था। किसको बनाया था? मालदेव सोनगरा को यहाँ पर प्रशासक बना दिया था, है ना। और उसके बाद में जब मालदेव सोनगरा की मृत्यु होती है तो मालदेव सोनगरा के जो पुत्र है, एक का नाम है बनवीर, क्या नाम है? बनवीर। और एक का नाम है जैसा। यह यहाँ पर क्या करते हैं, राज करते हैं, यानी प्रशासक होते हैं। अब चित्तौड़ का कार्यभार संभाल रहे थे। तभी जो राणा हमीर है, ये सिसोदा गांव का था। कहाँ का था राणा हमीर? ये सिसोदा गांव का था। हमने बात की थी, अरी सिंह का पुत्र था, सिसोदा गांव का ये था। तो ये सिसोदा गांव का राणा हमीर था। और सिसोदा गांव वाले क्या लगाते थे? राणा की उपाधि लगाते थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? राणा हमीर। और हमीर ने आक्रमण किया 1326 में, किस पर? इस बनवीर पर और जैसा पर। और इनको हराकर क्या कर लेता है? चित्तौड़ जीत लेता है। तो चित्तौड़ में जो ये किस वंश से था? सिसोदा, यानी इस वंश का नाम शाखा कौन सी डाली? तो सिसोदिया शाखा नाम पड़ गया ना। तो हम कहते हैं कि चित्तौड़ में सिसोदिया शाखा, यानी मेवाड़ में सिसोदिया शाखा की शुरुआत करने वाला शासक कौन है? तो राणा हमीर है। कौन है? राणा हमीर। इतनी चीज आपको ध्यान में रख लेनी है। उसके बाद में अब राणा हमीर ने चित्तौड़ को जीता है। किससे? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और उसके प्रशासक यहाँ पर शासन कर रहे थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब जीत लिया था, तो वापिस कौन जीता है? राणा हमीर जीता है। तो इस चित्तौड़ को जीतने के कारण राणा हमीर को मेवाड़ का उदारक कहा जाता है। इसे कहते हैं मेवाड़ का उदारक। क्या कहा जाता है भाई? मेवाड़ का उदारक कहा जाता है। मेवाड़ का उदारक क्यों कहा जाता है सर? तो इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने चित्तौड़ को वापस जीता है। अगर चित्तौड़ को इन्होंने जीता है तो इनकी उपाधि मिलती है विषम घाटी पंचानन की। एक उपाधि मिलती है, कौन सी? विषम घाटी पंचानन। और ये उपाधि जो है, ये उपाधि किस में मिलती है? तो ये आपकी मिलती है कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। किसमें? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में ये उपाधि मिलती है, विषम घाटी पंचानन। पंचानन का मतलब होता है शेर। विषम यानी विषम परिस्थितियों में लड़ने वाला, यानी कठिन परिस्थितियों में लड़ने वाला। तो पूरा नाम अर्थ क्या हो जाएगा इस उपाधि का? कठिन परिस्थितियों में शेर के समान लड़ने वाला जो व्यक्ति है वो कौन था? राणा हमीर था। और कुंभा ने एक रसिक प्रिय की टीका लिखी थी। इस टीका में राणा हमीर को उपाधि दी है वीर राजा की, कि हमारे जो राणा हमीर हुए हैं वो तो क्या है? वीर राजा हुए हैं, बहुत बहादुर राजा हैं, इसलिए इनको एक वीर की उपाधि दी है। आपको ये चीज भी ध्यान रखना है ना। तो उसके बाद में इतनी थोड़ी सी चीजें हमने बात की थी। उसके बाद में अगला शासक शासक बनता है एक जेतर सिंह। कौन सा शासक? जेतर सिंह बना। और इसी जेतर सिंह ने क्या किया था? मालवा का शासक था दिलावर खां, इस दिलावर खां को पराजित कर दिया। और पराजित करने के कारण जो मालवा और मेवाड़ था, इसके मध्य, दोनों के मध्य संघर्ष की शुरुआत करता है कौन? जेतर सिंह। कौन करता है? जेतर सिंह करता है। और इसी जेतर सिंह का नाम मिलता है खेताबी, जेतर सिंह या खेता। और इस जेतर सिंह की एक पासवान थी जिसके दो पुत्र थे, चाचा और मेरा। हमने बात की थी, ये चाचा मेरा आगे चलकर महपा पंवार की सहायता से जो राणा मोकल है, उस मोकल की हत्या करेंगे। कब? 1433 में जिलवाड़ा स्थान पर हत्या कर देंगे, है ना। आपने को ये चीज भी थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ये बूंदी का एक शासक था लाल सिंह। इस लाल सिंह से युद्ध करता हुआ क्या करता है? मारा जाता है। कौन? जेतर सिंह या राणा खेता। तो इतनी चीजें हमने पढ़ ली थी। उसके बाद में अगला एक राजा बनता है लाखा। कौन सा राजा बनता है? तो लाखा राजा बनता है। लाखा के बारे में हमने 3-4 चीजें पढ़ी थी। लाखा या लक्ष्य सिंह कहूं, लाखा या इसका नाम क्या मिलता है? लक्ष्य सिंह। देखो, लाखा या लक्ष्य सिंह जो है, इनके काल में एक तो जावर की खान मिली थी अपने को। कौन सी खान मिली? जावर की खान, जहां से चांदी निकलती थी। कहां निकलती? क्या निकलती थी? चांदी और शीशा ना। एक इसमें पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था इनके काल में, पिछोला झील। और ये जो पिछोला झील है, इस पिछोला झील का निर्माण करवाते कौन है? एक बंजारे के द्वारा इस झील का क्या करवाया जाता है? निर्माण करवाया जाता है।
याद रखना पिछोला नाम क्यों पड़ा, पिछोली गांव के कारण, पिछोली गांव में झील है इस कारण से इसका नाम पड़ गया था पिछोला झील। और इस पिछोला झील का निर्माण कौन करवाता है, तो बंजारे नामक व्यक्ति के द्वारा, बंजारे जो है बंजारे जाति के व्यक्ति जो थे इनके द्वारा इस झील का निर्माण करवाया जाता है। इसी पिछोला झील में एक चबूतरा बना हुआ है, किसका, नटनी का चबूतरा, किसका, नटनी का चबूतरा। यानी जो नट जाति के जो लोग थे वो रस्सी पर चलकर एक खेल दिखाते थे, जिस कारण से वो इस झील में क्या गिर गई थी, हमने कहानियां सारी पढ़ ली थी, उनके माध्यम से आपको याद आ जानी चाहिए। तो नटनी का चबूतरा बना हुआ है किस झील में, पिछोला झील में। इसके समय बूंदी का जो नकली किला था, उस नकली किला को जीता था ना, ध्वस्त किया था। और ध्वस्त किसको मारकर किया गया था, तो एक कुंभहाड़ा नाम का व्यक्ति था। कौन, कुंभा जो हाड़ा था, यह हाड़ा कुंभहाड़ा यहाँ क्या लेने आया था, तो कुंभा की जो पत्नी थी, इसे लाखा की जो पत्नी थी, लाखा की पत्नी यानी बूंदी में इसकी शादी हुई थी, जो हाड़ी रानी थी, उस हाड़ी रानी के साथ में पीहर से उसका भाई आया हुआ था। तो ये क्या नाम था, कुंभहाड़ा। और कुंभहाड़ा इस जो बूंदी का नकली किला बनाया गया था, तो इसकी रक्षा करता हुआ मारा जाता है ना। तो इसने नकली किला भी ऐसे नहीं दिया था, जीत लड़कर दिया था। जो नकली किला है, इस नकली किला के लिए भी लाखा को क्या करना पड़ा, लड़ाई करनी पड़ी, किससे, कुंभहाड़ा से। और एक कुंभा जो हाड़ा है, ये 12 वर्ष का बालक है ना, 12 वर्ष का बालक है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी। और इस नकली किला से लड़ाई हुई तब एक कहावत प्रचलित है अपने, एक राजस्थानी में दो है कि नकली गढ़ दीदो नहीं बिना घोर गमशान, कि नकली गढ़ भी दीदो नहीं बिना घोर गमशान, सिर टूटिया बिन किम फिरे असली गढ़ पर आन। कि नकली गढ़ भी ये बिना लड़े नहीं देते हैं, तो असली गढ़ की तो आप बहुत ही छोड़ो, बात ही अलग है ना। तो ये चीज हमने थोड़ी सी पढ़ी थी। उसके बाद में हमने एक शासक पढ़ा था मोकल। मोकल के बारे में हमने क्या क्या जानकारी पढ़ी थी वो देखो। मोकल का पिता कौन है, लाखा है। माता कौन है, हंसाबाई है। हंसाबाई कहाँ की है, तो मारवाड़ की जो राजकुमार थी, रावचुंडा की जो पुत्री थी। और रडमल था, इस रडमल की क्या थी, बहन थी। कौन, हंसाबाई। इसके बाद में हमने बात की थी कि मोकल ने यहाँ पर एक मंदिर बना है, समिदेश्वर मंदिर। मोकल की मैं बात करूं तो मोकल जो है, ये मोकल जो है, इस मोकल ने एक मंदिर का निर्माण करवाया था जिसका नाम है शमिदेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर, शमिदेश्वर मंदिर, या इसे बोलते हैं त्रिभुवन नारायण मंदिर। कौन सा, त्रिभुवन नारायण मंदिर। इस त्रिभुवन नारायण मंदिर का क्या करवाता है, निर्माण करवाता है। जबकि पुनर्निर्माण करवाता है, क्या करवाता है, पुनर्निर्माण करवाता है, ध्यान में रख लेना, पुनर्निर्माण करवाता है। जबकि निर्माण तो इसका कौन करवाता है, तो एक परमार राजा हुआ था भोज। कौन, परमार राजा भोज हुआ था। मैंने बात की थी कि मेवाड़ का एक शासक हुआ है शक्ति कुमार। कौन हुआ है, शक्ति कुमार। इस शक्ति कुमार पर अटैक करता है परमार राजा मुंज। कौन करता है, परमार राजा मुंज। और उस मुंज का आगे चलकर उत्तराधिकारी बनता है कौन, भोज। और इस भोज के द्वारा, इस भोज की उपाधि थी त्रिभुवन नारायण। और इस भोज ने अपनी त्रिभुवन नारायण की जो उपाधि थी, इसी के आधार पर एक मंदिर का निर्माण करवाया चित्तौड़ में, जिसका नाम त्रिभुवन नारायण या समिदेश्वर मंदिर पड़ा। ठीक है, आगे चलकर मोकल ने उसी मंदिर का क्या करवाया है, पुनर्निर्माण करवाया। ठीक है, इस मोकल की एक पत्नी थी गौरम्बिका। क्या नाम थी, गौरम्बिका नाम था। और इस गौरम्बिका की मृत्यु हो जाती है। तब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसकी याद में एक बावड़ी का भी निर्माण करवाता है। कौन करवाता है, तो मोकल करवाता है ना। तो एक बावड़ी का निर्माण करवाया किसने, मोकल ने करवाया। इसकी जानकारी जो मिलती है अपने को, श्रृंगी ऋषि का एक अभिलेख मिलता है, उस अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। और श्रृंगी ऋषि के जो अभिलेख है उसमें जानकारी जो मिलती है वो अपने को हमीर जो है, इस हमीर से लेकर मोकल तक की जानकारी मिलती है। किसकी, मोकल तक की जानकारी मिलती है। कल सारी बातें कर ली थी कि लाखा के बारे में इसमें 3 स्थानों, प्रयाग, काशी और गया से इसने टैक्स मुक्त करवाया था। सारी चीजें हमने बात कर ली थी, है ना। तो अब थोड़ा सा हमने रिवाइज किया। रिवाइज इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हम कल क्या पढ़कर गए थे और आज हमें क्या पढ़ना है, थोड़ा सा हमारे दिमाग में ऐसी चीजें चलनी चाहिए ताकि हमें थोड़ा सा जुड़ जाए आपस में कि हाँ ये चीज हमने पढ़ ली थी और आज ये चीज पढ़नी है। आज हम मोकल के बाद में जो आगे का शासक बनता है उसकी बात करेंगे। और मोकल का जो पुत्र है, मन बात की थी मोकल, इस मोकल की जो हत्या है वो कौन करता है, चाचा और मेरा। चाचा व मेरा जो थे ये कौन थे, तो क्षेत्र सिंह या खेता के क्या थे, दासी पुत्र थे, यानी बिना मतलब के पुत्र। उसकी पासवान थी, उस पासवान के साथ में इस खेता का क्या होता है, थोड़ा सा प्रेम प्रसंग होता है, प्रेम होता है, प्रेम का संबंध होता है, जिससे 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से, चाचा और मेरा। और यही चाचा और मेरा आगे चलकर मोकल की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। कब करते हैं, तो 1433 में करते हैं। कहाँ करते हैं, तो जिलवाड़ा नाम का एक स्थान पड़ता है, वहां पर इसकी हत्या
कर देते हैं, इतनी सी आपको ध्यान रख लेनी है ना। मोकल का पुत्र कौन? मोकल का एक पुत्र था कुंभा, और ये कुंभा भी इस जिलवाड़ा में साथ ही था। चाचा मेरा मारना कुंभा को भी चाहते थे, लेकिन कुंभा भागकर कहाँ गया? चित्तौड़ आ गया। और चित्तौड़ में किसके पास आया? तो इस कुंभा की दादी जो थी हंसाबाई, मोकल की जो मम्मी थी हंसाबाई, इस हंसाबाई के पास में आता है। तो अब अगला राजा कौन बनेगा? कुंभा बनेगा। चलो देखते हैं। राणा कुंभा, कुंभा की बात करें तो कुंभा 1433 से लेकर 1468 में क्या करता है? चित्तौड़ का शासक बनता है 1433 में, और शासन करता कब तक है? 1468 तक करता है। तो कुंभा का शासनकाल भी आपको याद करना है। मैं कहूं तो अति महत्वपूर्ण शासक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन? कुंभा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कुंभा। आपको अभी मैं बता रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाते हैं ना। मेवाड़ में अगर ज्यादातर क्वेश्चन बनने की संभावना होती है तो वो एक तो आपका कुंभा है, एक आपका राणा सांगा है, एक आपका महाराणा प्रताप है, एक आपका राज सिंह है। बाकी तो बन सकती है, लेकिन इनसे ज्यादा ही महत्वपूर्ण चीजें यहाँ से पूछी जा सकती है, और पक्का ही क्वेश्चन बनने की अधिकतम संभावना जो होती है वो इन्हीं शासकों से होती है ना। तो थोड़ा सा आपको ये चीजें भी ध्यान रखना, क्योंकि कुंभा की जो प्रशासनिक उपलब्धियां हैं वो भी काफी ज्यादा है, और इनकी जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं वो भी ज्यादा है। इनका जो कल्चर का जो डेवलपमेंट किया था इन्होंने वो भी ज्यादा है, क्योंकि इन्होंने निर्माण कार्य बहुत ज्यादा किए थे। इन्होंने जो राइटिंग वगैरह राइटर का काम किया था वो भी, मतलब इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा योगदान है इनका। तो इनसे प्रश्न कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, इनकी कोई भी आपको पता नहीं है कि प्रश्न कहाँ से, तो पूरा ही पढ़ना है ना। इस कुंभा की जानकारी हमें 2 चीजों से मिलती है, एक तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति और एक कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी कहाँ है? तो जो विजय स्तंभ है उस विजय स्तंभ के ऊपर लगी हुई है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जिसके रचयिता कौन है? अत्रि और महेश भट्ट। अत्रि ने लिखना प्रारंभ करता है, लेकिन बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका जो पुत्र है वो पुत्र का नाम है महेश। वो महेश क्या करता है? उसको पूरी करता है। इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कुंभा की एम्बुलेंस के बराबर, भाई देखो कितनी, एम्बुलेंस के बराबर 108 उपाधियां धारण की थी उन्होंने, और 108 उपाधियों का जिक्र है किसमें? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। हम मुख्य मुख्य उपाधियों की बात करेंगे कि इनकी कौन कौन सी उपाधियां है, मुख्य तौर पर कौन कौन सी पूछी जा सकती है। तो इनकी एक उपाधि मिलती है अभिनव भट्टाचार्य की। कौन सी उपाधि मिलती है? अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि हमें क्यों मिलती है? इनको क्यों अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है? तो संगीत कला में इनकी असीम रुचि थी। इन्होंने संगीत पर बहुत ज्यादा, क्योंकि ये वीणा वादक थे तो वीणा बजाने का कार्य करते थे, अलग अलग ये संगीत सुनते थे, संगीत पर इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी। तो संगीत में असीम रुचि होने के कारण इनकी उपाधि कौन सी है? अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि पड़ी है ना। अगली है हिंदू सुल्तान। हिंदुओं में सबसे श्रेष्ठ शासक था ये, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों को विजित कर लिया था, आसपास के सभी राजाओं को इन्होंने हरा दिया था, अपने क्षेत्र में इतना साम्राज्य विस्तार किया। इस कारण से हिंदुओं में सबसे श्रेष्ठ जो राजा है वो कौन से हैं? हिंदू सुल्तान के नाम से जाने जाते हैं। और हिंदुओं में श्रेष्ठ शासक होने के कारण उपाधि धारण कौन सी की? हिंदू सुल्तान की। ये चीज भी ध्यान रखना। राणो रासो साहित्य कला में प्रेमी थे। साहित्य, इन्होंने साहित्य को बहुत ज्यादा महत्व दिया, क्योंकि इन्होंने खुद ने भी बहुत सारी बुकें लिखी थी, और अलग अलग जो भी इनके दरबार में थे उन सबको कहा कि आपको भी क्या करनी है? ग्रंथ लिखने हैं, बुक लिखने हैं, रचना लिखनी है, कविता लिखनी है, टीका लिखनी है। तो सभी जो राइटर वगैरह, सभी जो दरबारी गण वगैरह हैं, उनसे भी इन्होंने क्या लिखवाया था? साहित्य लिखवाया था। तो साहित्य प्रेमी होने के कारण इन्हें उपाधि मिली है राणो रासो की। कौन सी उपाधि? राणो रासो की उपाधि मिली है। हाल गुरु, देखो पहाड़ी क्षेत्रों पर इन्होंने, कुंभा जो है, इन कुंभा ने पहाड़ी क्षेत्रों पर, जैसे आबू है, सिरोही में है, अचलगढ़ में है, उदयपुर में है, कुंभलगढ़ दुर्ग है, यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे किलों का निर्माण करवाया था। तो इन जब किलों का निर्माण करवाया और पहाड़ी क्षेत्रों को इन्होंने बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में जीते थे क्षेत्रों को, तो इन कारण पहाड़ी क्षेत्रों का स्वामी होने के कारण इन्हें उपाधि मिली कौन सी? हाल गुरु की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की? तो पहाड़ी क्षेत्रों का स्वामी, या मैं कहूं कि पहाड़ी क्षेत्रों पर अधिकार होने के कारण, या पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक स्थापत्य कला का निर्माण इन्होंने करवाया, इस कारण से इनकी उपाधि धारण कौन सी की? इन्होंने हाल गुरु। एक कुंभा की उपाधि मिलती है आपको चाप गुरु। कौन सी उपाधि? चाप गुरु। चाप का मतलब क्या है? धनुष। तो धनुष विद्या में क्या है? धनुष विद्या की जानकारी थी इनको, इसलिए इनको उपाधि क्या मिली? चाप गुरु की उपाधि मिली। इन्हें दान गुरु भी कहा जाता है, क्योंकि ये कर्ण से भी बड़े दानी थे, इसलिए इन्हें एक उपाधि धारण की। कौन सी? दान गुरु की। कौन सी? दान गुरु की। तो ये इनकी बहुत सारी अन्य उपाधियां भी इनकी बहुत सारी है, लेकिन अपने को जो मुख्य रूप से पूछी जा सकती है वो ये उपाधियां हैं जो महत्वपूर्ण है ना। आपको ये तो याद होनी ही चाहिए भाई, हर हाल में याद होनी चाहिए। तो एक बार पुनः देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि कुंभा की जानकारी के स्रोत है, एक तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, एक कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है,
और कुंभा की जो जानकारी के स्रोतों में जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, इसमें एम्बुलेंस के बराबर कुंभा ने उपाधियां धारण की थी। कितनी? 108 उपाधियां धारण की थी। कुंभा की उपाधियां कौन कौन सी है? एक तो अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि। अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि क्यों धारण की? क्योंकि संगीत में असीम रुचि होने के कारण उपाधि कौन सी है? अभिनव भट्टाचार्य। हिंदू सुल्तान की उपाधि है। राजाओं में सबसे, हिंदुओं में सबसे श्रेष्ठ राजा होने के कारण उपाधि कौन सी धारण की? कौन सी उपाधि धारण की? अभिनव हिंदू सुल्तान की उपाधि। राणो रासो, साहित्य में अधिक योगदान दिया था इन्होंने, खूब सारे ग्रंथ वगैरह लिखे थे इन्होंने, बाकी लोगों से लिखवाए ले, इसलिए इनको कहते हैं राणो रासो। एक है हाल गुरु, पहाड़ी जो दुर्ग है, पहाड़ी जो क्षेत्र है, उनका स्वामी होने के कारण उपाधि कौन सी है? हाल गुरु। एक चाप गुरु, धनुष विद्या में अच्छी इनको मतलब अच्छी रुचि थी और अच्छी तरीके से ज्ञान था, इसलिए उपाधि कौन सी है? चाप गुरु। दान गुरु की भी है, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े दानी थे, बहुत बड़े दानी थे। कहा जाता है कि कर्ण से भी ज्यादा बड़े दानी थे कौन? कुंभा। तो इन्होंने अधिक मात्रा में दान दिया था लोगों को, इसलिए उपाधि कौन सी है? दान गुरु। ठीक है, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। इनके संगीत के जो गुरु थे वो थे सारंग व्यास। कौन थे? इनके संगीत के जो गुरु हैं वो, उनका नाम है सारंग व्यास। चित्रकला के जो गुरु थे उनका नाम है हीरानंद, और इनकी माता का नाम क्या है? सौभाग्य देवी। कौन नाम है? सौभाग्य देवी। और हमने बात की थी पहले ही कि कुंभा क्या करता था? वीणा बजाता था, तो कुंभा वीणा वादक थे। कौन थे? वीणा वादक। अब हम थोड़ी सी घटना की बात कर लेते हैं। आपको मैं कुंभा के जो भी घटना है, पीछे की थोड़ी सी बातें हैं, उनसे जोड़ना चाहता हूं, और हम उनसे जुड़कर इसलिए कि घटनाओं को जुड़ने, घटनाओं को सुनने, घटनाओं को थोड़ा सा पढ़ लें, समझ लें, तो आपको चीजें आसानी से लंबे समय तक याद रहेंगी, इसमें आपका फायदा होगा ना। तो देखो, हम बात करें मोकल की, तो जैसे ही मोकल की हत्या होती है, कब? 1433 ईस्वी में। करता कौन है? तो चाचा मेरा वह महपा पंवार। कौन करता है? महपा पंवार करता है। तो ये लोग हैं, इसकी हत्या कर देते हैं। किसकी? मोकल की। अब जैसे ही मोकल की हत्या हो जाती है, तो मोकल की माता कौन है? हंसाबाई है। कौन है? हंसाबाई। अब ये हंसाबाई क्या करती है? अब मोकल की माता हंसाबाई है, और ये जो मोकल का एक पुत्र है, इस पुत्र का नाम है कुंभा। क्या नाम है? कुंभा नाम है। ये लोग जो है इस कुंभा को भी मारना चाहते हैं, लेकिन कुंभा कहाँ चला जाता? भाग कर आ जाता है, चित्तौड़ में भाग कर आ जाता है। और चित्तौड़ में कौन बैठी है? चित्तौड़ में बैठी है कुंभा की जो दादी है, वो है हंसाबाई। ये हंसाबाई बेटी है। तो जैसे ही कुंभा भाग कर यहाँ आता है, हंसाबाई को सारी घटना बताता है। तो हंसाबाई क्या करती है? अब हंसाबाई के भाई, मोकल तो मर गया, मोकल को तो मार दिया दुश्मनों ने, लेकिन कुंभा जब राजा बना तो कुंभा छोटा है, कुंभा की इतनी आयु नहीं है, तो कुंभा का संरक्षक के रूप में किसे बनाया? तो हंसाबाई ने अपना जो भाई था, इसका भाई का नाम रडमल था, इस रडमल को बुलाया कि भाई तू आ, और यहाँ पर थोड़ी सी क्या है, इस प्रकार की बात हो गई है। तो कुंभा को थोड़ा सा, यहाँ पर कुंभा छोटा है, इसको इतना पता भी नहीं है शासन का, और आप आओ, और आने के बाद में यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, संभालो, क्योंकि कुंभा भी बालक है, और कुंभा पर तो क्या कर रहे हैं? दुश्मन आक्रमण करने कर भी, उसको मारने के ऊपर भी तुले हैं, तो आप आ। तो रडमल जो आया, इस रडमल ने आया और आकर कुंभा राजा बनता है। तो कुंभा छोटा था, तो ये कुंभा का क्या बनता है? संरक्षण। तो ध्यान रखना कि रडमल जो है, ये रडमल कुंभा और मोकल दोनों का संरक्षण बनता है। कौन? कुंभा, ये रडमल। जब रडमल यहाँ रहने लगता है, तो रडमल ने कहा कि बहुत सा, अब मैं इस रडमल हंसाबाई का क्या लगता था? भाई लगता था। हंसाबाई क्या लगती थी? बहन लगती थी। तो ये आता है यहाँ पर थोड़ा दिन रहता है, तो फिर अपनी बहन हंसाबाई को कहता है कि जी अब मैंने यहाँ पर कुंभा को समझा दिया है, अब मैं चलता हूँ। इसी के साथ में जब रडमल यहाँ पर आया था, तो 1433 ईस्वी के आसपास में भी इस रडमल ने चाचा और मेरा को तो मार दिया था। चाचा व मेरा जो था, इसको मार दिया था। लेकिन इस चाचा का एक पुत्र था जिसका नाम था एकचा, और एक आपका बच गया महपा पंवार। कौन बचा है? महपा पंवार। ये दोनों के दोनों भाग जाते हैं कहां पर? मालवा। और मालवा का उस समय शासक कौन है? तो महमूद खिलजी फर्स्ट है। कौन है? महमूद खिलजी फर्स्ट है। अब ये महमूद खिलजी फर्स्ट के पास चले जाते हैं। कौन? ये दोनों। और यहाँ पर होता क्या है कि चाचा और मेरा की तो हत्या कर देते हैं 1433 में। ये यहाँ फिर आसपास में भीलों के क्षेत्रों में लुके हुए थे, छिपे हुए थे। तो यहाँ पर इस रडमल ने और कुंभा ने, दोनों ने मिलकर क्या किया? उनको ढूंढा, और ढूंढने के बाद में उनको तो वहीं पर क्या कर दिया? मार दिया था। मारने के बाद में ये दोनों जो थे, ये दोनों भाग जाते हैं मालवा, और मालवा का उस समय शासक कौन है? महमूद खिलजी प्रथम है। तो अब देखो हुआ ये कि अब रडमल यहीं पर रहने लग गया। जब इस हंसाबाई ने कहा कि भाई थोड़े दिन और रुको, तो रडमल यहीं रहने लग जाता है। और रडमल जब यहीं रहने लग जाता है,
तो रडमल ने क्या किया कि बड़े बड़े जब ओहदेदार यहाँ पर मंत्री वगैरह थे, बड़े बड़े जो सामंत वगैरह थे, पद थे, वहां पर राठौड़ जो सरदार थे उनकी नियुक्ति करने लग जाता है। कौन? रडमल। इससे जो मेवाड़ी थे, मेवाड़ के जो लोग थे वो नाराज होते हैं, और एक दिन मेवाड़ के लोगों ने इन कुंभा को कहा कि कुंभा यार, तो एक ऐसी बातें हैं कि यहाँ पर सारे ही क्या राठौड़ वगैरह हैं, ये राठौड़ों का यहाँ पर अधिक महत्व दिखाई दे रहा है। तो कुंभा ने भी कुंभा को भी ऐसा हुआ कि हाँ ठीक है, लेकिन बाद में कुंभा ने हंसाबाई को कहा कि दादी आप अब कह दो कि जो शासन है वो मैं संभालने में सक्षम हूँ, और अपने भाई को कह दो कि यहाँ पर जो है आप अपने देश लौट जाएं, मारवाड़ लौट जाएं। ये राजा जो था मारवाड़ का था ना, और मारवाड़ की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? मंडोर थी। कौन सी थी? मंडोर थी, है ना। तो ये यहाँ पर इसको बोला, तो हंसाबाई ने इसको कहा कि भाई अब तू यहाँ से लौट जा, लेकिन रडमल ने कहा नहीं, मैं तो अब यहीं पर रहूंगा। यहाँ पर एक इस रडमल की एक गर्लफ्रेंड थी, इसकी एक प्रेमिका थी जिसका नाम था भारमली। क्या नाम था? भारमली। एक दिन ये यूं ही भारमली के पास में जाता है और भारमली को कहता है कि आज आज 2-3 दिन बाद में तू रानी बनेगी और मैं यहाँ पर राजा बनूंगा। तो भारमली ने पूछा ऐसी क्या बात है? तो इसने कहा कि मैं कुंभा की क्या करूंगा? हत्या करूंगा, हत्या करने के बाद मैं यहाँ पर क्या बनूंगा? राजा बनूंगा। इसने कहा ऐसा? अब भाई ये भारमली है तो इसकी प्रेमिका, लेकिन ये मेवाड़ में रहती है, और पहले वाले लोगों के बीच में ये होता था कि जिसकी खावे बाजरी उसकी बजावे हाजरी, यानी जिसका ये खाना खा रहे हैं, जिसकी ये बाजरी, जिसके इनकी ये स्वामी भक्ति के लिए ये इनका सवाल क्वेश्चन बन जाता है। तो इन्होंने अपनी स्वामी भक्ति के लिए क्या किया? इस हंसाबाई के पास में गई है, जो भारमली है, ये हंसाबाई के पास में जाकर कहती है कि हंसाबाई ऐसी ऐसी बात है, जो आपका भाई रडमल है, ये रडमल कुंभा, महाराज कुंभा जो है, इन कुंभा की हत्या करना चाहता है। तो हंसाबाई ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, झूठी बात है सारी। फिर इस हंसाबाई को धीरे धीरे सारी बातों का मालूम पड़ गया, धीरे धीरे समझ में आ गई कि हाँ बात तो सही है। तो इस हंसाबाई ने सोचा कि मेरा जो मोकल था उस मोकल की भी हत्या हो गई, और जब मेरा पोता अब यहाँ पर शासन कर रहा है, तो ये जो मेरा भाई है लेकिन मेरा भाई, लेकिन अब ये यहाँ पर जा नहीं रहा है और ये इसको हत्या करने का प्लान बना रहा है, तो अब मैं क्या करूं? तो उसे याद आया वही राव कुंवर चूड़ा। कौन सा? ये जो चूड़ा था, कौन सा चूड़ा था? लाखा का जो बड़ा बेटा था, वो बड़ा बेटा कौन था? चूड़ा। जब हंसाबाई के द्वारा शक किया जाता है, और शक करने पर ये मालवा के शासक होशंग शाह की ओर चला जाता है ना, मालवा चला जाता है। ये कहाँ चला जाता है? मालवा। और मालवा में होशंग शाह जो था, इस होशंग शाह के पास में क्या करता है? नौकरी करता है। तो अब इसे ये चूड़ा याद आया, तो हंसाबाई ने मैसेज किया चूड़ा को कि चूड़ा जी जो बातें हो गई वो हो गई, भूल जाओ उन बातों का, मुझे भी खेद है कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैंने गलत कह दिया, शासन तो आप ही देख रहे थे, मोकल तो उस समय छोटा था, इस बात का मुझे फिर आभास हुआ। ये चूड़ा भी इसी ताक में था, क्योंकि ये भी परेशान हो गया था नौकरी कर करके। तो इसने कहा आप तो चलो छोड़ो उन बातों को, तो आप तो ये बताओ आना कद है? तो इसने कहा कल आप सुबह 7 बजे वाली गाड़ी में आप तो जल्दी सी आ जाओ। तो ये आ गया। आने के बाद में इसने देखा तो ये चूड़ा और कुंभा जो है ये प्लानिंग करते हैं आपस में कि रडमल को कैसे मारे। लेकिन रडमल क्या था? रडमल 7 फुट का, पूरा 7 फीट 7.5 फीट का आदमी था, 3 फीट चौड़ा था, पूरा डाके टाइप का आदमी था। इसके पास में जाए कौन? शायद 2-3 आदमियों को तो ऐसे थप्पड़ की देकर ही मार दे। तो इनका डर लगता था, जाए कौन इसके पास में? मैंने बोला आपको। तो अब हुआ क्या था कि भारमली एक दिन जाती है कुंभा के पास में, और कुंभा को भी ये बताती है कि मुझे जो रडमल है वो रोज रोज मेरे पास में आकर मुझे ये बोलता है कि मैं कुंभा की हत्या करूंगा, मैं कुंभा की हत्या करूंगा। तो कुंभा उस भारमली को ये कहते हैं कि भारमली आप एक काम कर दो ना, कि बताओ क्या बात है? कि आज जब कुंभा आप जब रडमल आपके पास में आए, तो उस रडमल को आप थोड़ी सी शराब पिलाना, और इतनी शराब पिला देना, इतनी शराब पिला देना कि शराब पीकर वो खुद को बिना होश खो दे अपने, और बेहोश होकर वो गिर जाए। उसके बाद में हमको रडमल की आराम से क्या कर सकते हैं? हत्या कर देंगे। बारमली ने कहा वैसे तो मैं रडमल से टूट कर मोहब्बत करती हूँ, प्यार करती हूँ, लेकिन आप कह रहे हो तो आपके लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, क्योंकि हमारी स्वामी भक्ति का प्रश्न है, तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। तो जैसे ही शाम को रडमल आता है, रडमल ने कहा ला भारमली खाना वगैरह डाल दे। भारमली ने कहा ऐसी भी क्या जल्दी है, रुको आए हो अभी तो 2-4 पैक से बनाते हैं, लगाते हैं, आप अकेले अकेले पी लेते हो, मेरे साथ में तो पीते ही नहीं हो। तो भारमली के साथ में रडमल कहता है भारमली को कि आज तो बड़ी रोमांटिक हो रही है। तो भारमली कहती है मैं तो रोज रोज ऐसी रहती हूँ, लेकिन आपका तो ध्यान ही नहीं रहता है। चलो कोई बात नहीं। इसके साथ में बैठकर दोनों जन आपस में पीते हैं। तो ऐसे पीते पीते 1-2 बोतल खाली कर दी। उसके बाद रडमल ने कहा ठीक है अब तो बहुत हो गई, अब तो खाना वगैरह डाल दे। उसने कहा नहीं अभी तो 1 बोतल और है। तो दूसरी और खोली। खोलने के बाद में इसको क्या हुआ, थोड़ी सी सूल पिला दी।
रणमल जैसे ही पीता है, पीने के बाद में ये बेहोश होकर क्या हो जाता है, ये उसी चारपाई पे जो बैठकर पी रहे थे उसी पर गिर जाता है। और गिरने के बाद में 4-5 जो मेवाड़ी सरदार खड़े थे बाहर, भाई जैसे ही ये रणमल जो है, रणमल अधिक शराब पीने के कारण गिर जाएगा, और गिरने के बाद हम इसको बंदी बनाकर क्या कर देंगे, मार देंगे। लेकिन 4-5 सरदार खड़े थे, जैसे ही बारमली ने कहा कि आ जाओ अपना काम हो गया, तो जैसे ही ये सरदार इसके पास में आए तो आते ही इसको सबको डर लग रहा, भाई कहीं ना ये जाग जाए या खड़ा हो जाए, खड़ा होने के बाद में ये हमारे को पीट दे तो हम तो मर जाएंगे, क्योंकि बताया था डाके टाइप का आदमी था, एक आदमी को थप्पड़ देकर ही मार देता था। तो ये कहा जाता है कि जैसे चारपाई पर सो रहा था ना, तो उसी चारपाई पे इसको बांधा गया था, और बांधने के बाद में इसके ऊपर बैठकर छाती पे ऐसे छुरे से इसको क्या कर दिया था, इसको मार दिया था। अब देखो मैंने एक बात बताई थी कि जो राठौड़ सरदार थे, बड़े बड़े पदों पर राठौड़ों की क्या हो गई थी, नियुक्ति हो गई थी। तो यहाँ पर जो सारे सरदार ऐसे ऐसे यहाँ पर संगीत चल रहे थे, यहाँ पर क्या हो रहे थे, संगीत जो था, ये संगीत चल रहा था। तो यहाँ पर जो जोधा भी था, जोधा कौन है, इस रडमल का पुत्र था, ये भी यहीं पर रहता है। और अधिक जो भी मारवाड़ के बड़े बड़े जो राठौड़ पदों पर नियुक्त राठौड़ जो थे, राठौड़ सरदार, वो यहाँ पर रहते थे। मैंने बताया था ना कि रडमल अपने पूरे परिवार समिति यहाँ गया था, क्योंकि उसको तो यहीं पर रहना था, राज करना था, कुंभा की हत्या करने की प्लानिंग सोच रहा था। तो कुंभा का जो बड़ा बेटा था जोधा, और बाकी जो राठौड़ सरदार वगैरह थे, वही भी यहाँ पर बैठे थे और यहाँ पर संगीत का आनंद ले रहे थे। तो जो संगीतकार था, उस संगीतकार को ये खबर लगी कि यहाँ पर क्या हुआ है, रडमल की तो हत्या कर दी। तो संगीतकार ने संगीत गाते गाते ही कहा कि भाग सके तो भाग जोधा तेरो रडमल मारियो जाए, कि भाग सके तो भाग जोधा तेरो रडमल मारियो जाए। जैसे ही जोधा के कानों में वो बात पड़ी, जोधा ने चप्पलें उठाई, और चप्पलें उठाने के बाद में ये भागता हुआ बीकानेर में एक गांव पड़ता है, कौन सा, काहूनी गांव। कौन सा गांव पड़ता है, काहूनी गांव। कौन सा, काहूनी गांव पड़ता है। यहां पर आ जाता है काहूनी गांव में। कब की बात है, तो ये काहूनी गांव आ जाता है। काहूनी गांव जैसे ही आता है, तो काहूनी गांव आता है, और काहूनी गांव आने के बाद में क्या होता है कि अब यहां पर ये क्या करता है, अपनी शक्ति इसका पीछा करते हुए चूड़ा जो थे, कुंवर चूड़ा, ये चूड़ा और कुंभा जो होता है, ये इसका पीछा करते हुए जाते हैं, और ये जाकर मंडोर पर क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं। मंडोर जो जोधपुर की राजधानी हुआ करती थी राठौड़ों की, तो ये इनकी राजधानी पर अधिकार कर लेते हैं, और अधिकार करके शासन कौन करते हैं, वहां पर चूड़ा राजा शासन यानी संभालते हैं, प्रशासक बन जाते हैं। अब हुआ ये कि ये काहूनी गांव चला गया। अब जो जोधा था, ये जोधा क्या है कि ये यहां से थोड़ी बहुत शक्ति सेना वगैरह इकट्ठी करता, इकट्ठी करने के बाद में इस मंडोर पर अटैक करता, तो जैसे ही हार जाता, हार कर ये वापिस भाग जाता। फिर थोड़े दिन बाद में और इसने अटैक करता, वापिस मंडोर पर अटैक करता, वापिस भाग कर हार जाता। कुछ शक्तियां सैनिक और बटोरता और अटैक करता, अटैक करने के बाद में वापिस हार जाता। तो एक दिन ही ऐसे ही इस मंडोर पे अटैक किया, अटैक करने के कारण ये चूड़ा था, इसका पीछा करता है, और ये पीछा करता है तो इतनी तेज दूर भाग गया था, ये मारवाड़ में बहुत दूर तक भाग गया था। तो इसको बहुत जोर की प्यास लगी, तो एक दूर इसको एक झोपड़ी दिखाई दी, ये उस झोपड़ी के पास में जाता है। तो ये इतना प्यास लगी थी कि ये बेहोश होकर उस घोड़े पर ही गिर गया था। तो वहां पर जब झोपड़ी के पास में जाता है, तो वहां पर वो किसान तो था नहीं, किसान की झोपड़ी थी, तो वहां पर वो किसान तो था नहीं, लेकिन उसकी महिला थी। उस महिला ने देखा कि घोड़ा है, घोड़े पर घुड़सवार भी बैठा है, लेकिन मूर्छित होकर पड़ा है, तो शायद किसी पानी की किल्लत, पानी की वजह से ही होगा। तो उसने उतारा, उसको पानी पिलाया, और पिलाने के बाद में, अपने रिवाज है कि कोई भी आता है तो हम खाने वाने के लिए पूछते हैं, भाई खाना खा लो। तो इस महिला ने जोधा को कहा कि खाना खा लो। तो जोधा ने कहा हाँ भूखा ही हूँ, वैसे तो डाल दो। तो इस महिला ने उसको खींचड़ा डाला, कहते हैं खींचड़ा, जानते हो ना, खींचड़ा। तो इस महिला ने खींचड़ा डाला, ऐसे खींचड़ा था थाली में, उसके ऊपर क्या था, घी वगैरह, यहाँ पर बीच में घी और चीनी वगैरह डाली हुई थी अच्छी सी। तो कुंभा ने जैसे ही कहा, बीच में हाथ दिया उस घी और चीनी, तो हाथ जल गया। कुंभा ने कहा अरे। तो इस महिला ने कहा कि खाना तुझे भी नहीं आता है, तू भी उस जोधा की तरह ही है जो क्या करता है। तो इसने कहा माँ जोधा, नाम लेते ही जोधा खुद ही था। तो इसने कहा कि माँ जोधा, क्या बात हुई, जोधा को आप कैसे जानती हो, कि उसे कौन नहीं जानता, कि क्यों, कि मूर्ख आदमियों को कौन नहीं जानता, कि वो मूर्ख कैसे, कि मूर्ख ही है तो सीधा मंडोर पर अटैक करता है, किनारे पर अटैक कर, तो मंडोर पर अटैक करता है और हार कर वापिस आ जाता है। तो जोधा ने कहा कि माँ मंडोर पर आक्रमण नहीं करना, तो किस पे करना चाहिए उसे। तो कहा कि जिस प्रकार से इस खींचड़ा को तू किनारे किनारे से तोड़ता हुआ खाएगा, खाता हुआ, फिर तू बीच में पहुंचेगा, तब जाकर ये घी और चीनी तू खा लेगा। लेकिन उसी प्रकार से मंडोर को, अगर कुंभा को, लाखा जोधा को जीतना है, तो उसको थोड़े से आसपास के, पहले किनारे किनारे से जीतना होगा, और किनारे किनारे से जीतने के बाद में वो क्या होगा, मंडोर पर अधिकार, जैसे ही मंडोर आएगा मंडोर पर अधिकार कर सकता है। क्योंकि पहले उसने किनारे से 2 गांव जीते, फिर 5 जीते, फिर 10 जीते, ऐसे करते करते वो सारे जो भूभाग है उस भूभाग पर क्या कर लेगा, अपना अधिकार कर लेगा।
तो कुंभा जोधा जो था, इस जोधा ने इस दिन दो बात सीखी थी। एक कौन सी? एक तो खिचड़ा खाना सीख लिया था, और एक इसने ये सीख लिया था कि मंडोर को अपने को पाना कैसे है। फिर इसने ऐसे ही किया, इसने ऐसे ही किया, और ऐसे ऐसे करते करते ये कहाँ चला जाता है, इसने ऐसे ही किया, और ऐसे ऐसे करते करते ये जो है ये अपना मंडोर के आसपास आ गया था जीतते जीतते। और मंडोर के पास में जैसे ही आया तो हंसाबाई के पास में मैसेज करवाया कि बुआसा कब तक हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे, हमारे बाप मेरे पिता ने गलती की थी, मैंने तो कोई गलती की नहीं थी, मेरी क्या गलती है, और कैसे हम कब तक ऐसे लड़ते रहेंगे, आप कुंभा को समझा दो, हम दोनों बीच में आपस में संधि कर लेंगे और ऐसे लड़ते रहेंगे, कब तक लड़ते रहेंगे, और मंडोर मेरा है, वैसे ही मेरा क्षेत्र मुझे दे दो, मैं आपके क्षेत्र पर तो कोई अधिकार कर नहीं रहा। तो हंसाबाई ने कहा कि बेटा ऐसे कुंभा को कहा, तो कुंभा ने कहा ठीक है भाई। कुंभा भी बड़ा समझदार व्यक्ति था, कुंभा ने सोचा क्या पड़ा है लड़ाई में, और आसपास के जो लोग हैं उनसे ज्यादा दुश्मनी रखनी भी नहीं चाहिए, आपको भी पता है कि आसपास के लोगों से तो थोड़ी मिलाकर ही रखनी चाहिए, ज्यादा दुश्मनी वगैरह नहीं रखनी चाहिए। तो कुंभा ने कहा चलो कोई बात नहीं, संधि कर लेते हैं। तो एक संधि की, और उस संधि का नाम था आवल बावल की संधि। कौन सी संधि होती है? आवल बावल की संधि। कब की बात है? तो 1453 में होती है ना, 1453 में। होती कहाँ पर है? ये होती है सोजत में, और सोजत कहाँ पड़ता है? पाली में पड़ता है। सोजत की मेहंदी भी प्रसिद्ध है भाई, है ना। तो आवड़ बावड़ की संधि होती है कब? 1453 ईस्वी में। कहाँ होती है? सोजत पाली में होती है। उसके बाद में इन संधि के तहत बाद में जोधा को क्या दिया जाता है? मंडोर दे दिया जाता है, और यहाँ से चूड़ा जो है वापिस आ जाता है, और मंडोर किसके अधीन हो जाता है? जोधा के अधीन हो जाता है। ये चीज पढ़ ली। अब देखो हमने थोड़ी सी एक बात छोड़ दी, ये 1433 ईस्वी में जब बात की थी, चाचा और मेहरा की तो हत्या कर दी थी, लेकिन इनका जो पुत्र था, चाचा और मेहरा की तो हत्या कर दी, लेकिन इसका पुत्र जो था एकचा और महपा पंवार, एक तो था एकचा और एक है महपा पंवार। ये जो महपा पंवार और एकचा दोनों है, ये बच जाते हैं, वो बचकर जाते हैं कहां पर है? मालदेव, जो वो मालवा का जो शासक है महमूद खिलजी प्रथम, इसकी शरण में चले जाते हैं। तो कुंभा ने मैसेज भेजा मालदेव, इस मालवा के सुल्तान को, महमूद खिलजी फर्स्ट को, कि आप क्या करो, इस एकचा और पंवार को छोड़ दो, क्योंकि ये मेरे पिता मोकल के हत्यारे हैं। तो महमूद खिलजी जो फर्स्ट है, इस महमूद खिलजी फर्स्ट ने कहा कि नहीं, ये हमारे अधीन, हमारे पास में क्या लिए? शरण लिए, और अब हमारा उत्तरदायित्व है, हमारा धर्म है कि हम शरणागत की क्या करें? रक्षा करें। तो कुंभा ने कहा काय की रक्षा यार, मैं तेरे को पीट दूंगा, बिना फालतू में क्यों टेंशन क्यों कर रहा है पंगा। तो इसने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आपके आक्रमण से कोई डर नहीं लगता है, लेकिन मैं इनको नहीं भेजूंगा। तो कुंभा ने अटैक किया। कुंभा ने अटैक कहां पर किया? जो ये मालवा है, और इस मालवा का शासक कौन है? तो महमूद खिलजी फर्तम। कौन है? महमूद खिलजी फर्स्ट। इस महमूद खिलजी फर्स्ट पर क्या करता है? आक्रमण करता है, और आक्रमण करता है तो महमूद खिलजी को क्या कर देता है? पीट देता है, और महमूद खिलजी को पीटता है, आक्रमण करता है, और उस आक्रमण का युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम है सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध है? सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध होता कब है? सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1437। किस किस के बीच में होता है? तो कुंभा वर्सेज महमूद खिलजी प्रथम के बीच में होता है। इस युद्ध में होता क्या है कि कुंभा जीत जाता है, और महमूद खिलजी प्रथम को क्या करता है? कुंभा हरा देता है। हराने के उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था चित्तौड़ में। ये चीजें तो हमने इतनी पढ़ी। उसके बाद में हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हमने एक बात छोड़ दी, तो यहाँ पर एक संधि होती है, कौन सी? आवड़ बावड़ की संधि। कौन सी संधि हुई? आवल आवल बावल की संधि। और इस आवड़ बावड़ की जो संधि हुई थी, कब हुई थी? तो 1453 ईस्वी में होती है ना। किस किस के मध्य होती है? तो ये होती है कुंभा वर्सेज, कुंभा व मारवाड़ का था राव जोधा। इस संधि की मध्यस्थता किसने की है? तो मध्यस्थता जो है वो मध्यस्थता करती है कौन? हंसाबाई। और हंसाबाई है कौन? तो हंसाबाई जो है इस कुंभा की तो दादी लगती है, और जोधा की क्या है? भुआसा। क्योंकि जोधा के जो पिता थे रडमल, इस रडमल की क्या थी? बहन थी हंसाबाई, है ना। तो मध्यस्थता करती। इससे हुआ क्या इस संधि से? तो मेवाड़ व मारवाड़, मेवाड़ व मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण हुआ। ठीक है ना, कि मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण किससे हुआ था? तो आवल बावल की संधि से। कब हुई थी? 1453 ईस्वी को हुई थी। ठीक है। अब इस संधि के तहत में बाद में जोधा ने ये सोचा कि यार बहुत दिन लड़ लिए,
तो जोधा ने अपनी पुत्री जो थी उस पुत्री का नाम था श्रृंगार कंवर, और श्रृंगार कंवर की जो शादी हुई थी वो किससे हुई थी? कुंभा का एक बड़ा पुत्र था रायमल, तो उस रायमल की शादी होती है। रायमल की शादी या रायमल की शादी जोधा की पुत्री कौन थी? श्रृंगार देवी, है ना, या श्रृंगार कंवर। इस श्रृंगार कंवर के साथ में होती है। किस शर्त के तहत? आवल बावल की संधि जो होती है, इस संधि के तहत में शादी क्यों की? क्योंकि शादी इसलिए की थी कि दोनों जो परिवार थे इनमें शायद 15 सालों के लगभग यहाँ पर क्या था, थोड़ी सी द्वेष ही चल रहा था। लेकिन इस द्वेष को, इस दुश्मनी को बुलाने के लिए जोधा ने अपनी पुत्री जो थी उस पुत्री की शादी की किसके साथ में? जो कुंभा था, इस कुंभा का बड़ा बेटा था रायमल, इस रायमल के साथ में की, ताकि आपसी जो दुश्मनी है वो दुश्मनी क्या सके, बुला जा सके, और आप दोनों जो परिवार है, दोनों जो रियासतें हैं, उन रियासतों में आपस में थोड़ा सा संबंध जो है अच्छा बनाया जा सके। और सबसे अच्छा यही तरीका था पहले संबंधों को अच्छा बनाने के लिए कि वहां पर वैवाहिक संबंधों को अपनाया जाता था। जैसे ही वैवाहिक संबंधों को अपनाते तो वहां पर रिश्ता थोड़ा सा क्या होता था, ठीक ठाक बन जाता था। तो ये भी देखो समझदारी का परिचय है, जोधा और कुंभा की समझदारी का परिचय है कि इतने दिन जो भी दुश्मनी हुई ठीक है, लेकिन अब इस दुश्मनी को अपने को प्यार में बदलना है, प्रेम में बदलना है, एक अच्छी रिश्तेदारी में बदलना है। तो दोनों ने अपनी जो कुंभा है, इस कुंभा ने अपने बेटा रायमल और जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कर दिया, और जिस कारण से इनकी दुश्मनी है वो भूल गई। ठीक है ना। तो ये देखो अब थोड़ी सी हम आगे चर्चा कर लेते हैं। अब देखो सारंगपुर का युद्ध हमने बात कर ली थी। सारंगपुर का युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि जो चाचा था इसका पुत्र था एकचा, और एक था महपा पंवार। ये मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी फर्स्ट की शरण में चले जाते हैं। जब कुंभा के द्वारा इनको पैगाम भिजवाया जाता है महमूद खिलजी फर्तम को, तो ये मना कर देता है सर इन आए जो ये कुंभा के जो पिता थे उस पिता के हत्यारे को, एकचा और महपा पंवार को इनके देने से। तो फिर अटैक करता है कौन? कुंभा। और कुंभा अटैक करता है मालवा पर। एक युद्ध होता है सारंगपुर का युद्ध। होता कब है? 1437 में होता है। किस किस के बीच में होता है? कुंभा वर्सेज महमूद खिलजी फर्तम के बीच में होता है। कुंभा इस महमूद खिलजी को क्या कर देता है? पीट देता है। और सारंगपुर के युद्ध में जीत किसकी होती है? कुंभा की होती है। किसकी होती है? कुंभा की होती है। जैसे ही कुंभा इस युद्ध में जीतता है, जीतने के बाद में कुंभा ने इस युद्ध के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। कौन से स्तंभ का? विजय स्तंभ का। इस विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ भी बोलते हैं, इसको मयूर ध्वज भी, इसको जो है गरुड़ ध्वज भी बोलते हैं, इसे विष्णु स्तंभ भी बोलते हैं। ठीक है ना। इसे कीर्ति स्तंभ, देखो कई बार ऐसा होता है कि सर कीर्ति स्तंभ तो वो चित्तौड़ में अलग से है। देखो चित्तौड़ में जो कीर्ति स्तंभ है वो एक जैन कीर्ति स्तंभ है, जिसका जो निर्माण था वो जिजाक शाह ने करवाया था, जिजाक शाह बघेलवाल ने करवाया था। वो 7 मंजिला है, जबकि एक विजय स्तंभ जो है वो 9 मंजिला है। ठीक है ना। तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखना, हम क्लास संस्कृति जब पढ़ेंगे तो वहां पर हम बातें भी करेंगे इनकी, है ना। 1438 में मैंने बताया था कि राणा जो रडमल था, इस रडमल की हत्या कर दी गई थी। किसके सहयोग से की? तो बारहमली के सहयोग से की थी, है ना। फिर आवल बावल की संधि होती है 1453 ईस्वी में। होती कहाँ है? सोजत पाली में होती है। किन किन के मध्य होती है? तो कुंभा और जो मारवाड़ का जो जोधा था रडमल का पुत्र, इन दोनों के बीच में होती है। मध्यस्थता कौन करती है? हंसाबाई करती है। और इस आवल बावल की संधि के तहत होता क्या है? मेवाड़ और मारवाड़ की जो सीमा है, इस सीमा का निर्धारण किया जाता है। और इसी संधि के तहत में जो लाखा है, वो लाखा अपनी पुत्री श्रृंगार कंवरी का जो विवाह है वो किसके साथ में करता है? तो जोधा का जो कुंभा है, इस कुंभा का पुत्र कौन था? रायमल। इस रायमल के साथ में करता है। तो इतनी बात हमने पढ़ी थी, है ना। उसके बाद में नागौर विजय। अब देखो होता क्या है कि जैसे ही सारंगपुर का युद्ध हुआ, एक जगह पड़ती है अपनी नागौर, एक क्षेत्र अपना पड़ता है नागौर। कौन सा? अपने एक आसपास में एक क्षेत्र पड़ता है नागौर। और इस नागौर में भी हुआ यह था कि नागौर में क्या हुआ था कि यहाँ का एक शासक था फिरोज खां। कौन सा शासक था? फिरोज खां। अब फिरोज खां था, फिरोज खां की क्या होती है? कुछ दिनों बाद में मृत्यु हो जाती है। फिरोज खां की मृत्यु होती है तो यहाँ पर उत्तराधिकारी एक युद्ध चलता है, उत्तराधिकारी संघर्ष होता है, जिसमें एक तरफ तो है शम्स खां। कौन सा खां? शम्स खां। और इस शम्स खां के बाद में एक है मुजाहिद खां। कौन सा है? मुजाहिद खां। अब एक तो है शम्स खां और एक है मुजाहिद खां।
मुजाहिद खां। अब मुजाहिद खां तो कहे मैं राजा बनना चाहता हूं, शम्स खां बोल रहा है मैं राजा बनना चाहता हूं, तो शम्स खां को इसको हटा दिया और राजा कौन बन गया? मुजाहिद खां। जैसे ही मुजाहिद खां राजा बन गया, शम्स खां ने कहा, शम्स खां कहाँ आया? तो इस समय जो शासक था शक्तिशाली वो कौन था? अपना कुंभा था। तो ये कुंभा के पास में आता है और कुंभा के पास में अगर बोलता है कि महाराज मुझे तो आपका ही आसरा, मुझे तो आपकी शरण में आया हूं, आप क्या करो मुझे यहाँ पर देखो राजा बनाओ, ऐसी ऐसी बातें हैं। तो यहाँ पर फिरोज खां तो क्या होती है, उसकी मृत्यु हो जाने के बाद में राजा बनना चाहिए था मैं, लेकिन मैं नहीं बनाया, मुझे हटाकर कौन बन गया? मुजाहिद खां बन गया, क्योंकि वो थोड़ा सा ताकतवर है, दिमागी है। मेरे पास में थोड़ी सी दिमाग की कमी है, क्योंकि मेरे पास में थोड़ा सा दिमाग कम है। तो कुंभा ने कहा ठीक है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें राजा बना दूंगा, लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं। शम्स खां ने कहा बोलो महाराज क्या शर्तें हैं? और जब आदमी मजबूरी में होता है तो हर शर्त को मानने को तैयार होता है। जैसे ही वो थोड़ा सा होशियार हो जाता है, थोड़ा सा उसको पता लग जाता है, थोड़ा सा ठीक ठाक चाल आ जाती है, तो फिर उसके बाद में वो भूल जाते हैं पीछे वाली सारी बातें। ये तो शम्स खां भी ऐसे ही करता है। शम्स खां ने कहा कि कुंभा ने कहा कि कुछ शर्तें हैं। शम्स खां ने बोलो क्या शर्तें हैं? कहा मैं राजा बना दूंगा तो एक तो आपको टैक्स देना होगा। क्या देना होगा? टैक्स। इसने कहा ठीक है मान ली, कर देना होगा। बोली मान ली। टाइम टू टाइम कर भिजवाएगा? बोला महाराज पक्का भिजवा दूंगा। इस कुंभा ने कहा कि आप नागौर दुर्ग जो है इसका पुनर्निर्माण नहीं कराओगे? शम्स खां ने कहा मैंने कहता मेरे को तो नहीं करवाना है, मैं तो आप बिल्कुल नहीं करवाऊंगा, बस मुझे तो यहाँ का एक बार राजा बना दो, क्योंकि मुझे तो इस मुजाहिद खां को यहाँ से हटाना है। बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो इस कुंभा ने अटैक किया किस पर? इस मुजाहिद खां पर। उस मुजाहिद खां को हटाकर राजा किसको बना देता है? शम्स खां को बनाता है। शम्स खां कुछ दिन बाद में क्या करता है, पहले तो ठीक ठाक टैक्स वगैरह सारा देता है, लेकिन कुछ दिन बाद में इसने टैक्स बंद कर दिया। तो कुंभा ने मैसेज किया कि यार क्या बात है आजकल तू टैक्स वगैरह नहीं दे रहा? इसने कहा ठीक है थोड़ी सी आर्थिक प्रॉब्लम है, इस कारण से मैं थोड़ा सा नहीं दे पा रहा हूँ। कुंभा ने सोचा कोई बात नहीं भाई, हो गई होगी प्रॉब्लम। शम्स खां ने कुछ दिन बाद में नागौर दुर्ग का जो पुनर्निर्माण के लिए मना किया हुआ था कुंभा का, उसका पुनर्निर्माण करवाता है। तो कुंभा को जैसे ही पता चलता है, कुंभा ने इसके पास में मैसेज किया तो कि क्या बात है भूल गो तू? बात दिन वो दिन भूल गया जिस दिन हमने संधि की थी? उसने कहा काय की संधि? शम्स खां कहता है काय की संधि? मैंने किसी संधि नहीं की थी, वो तो मजाक था। जैसे ही इसने ये किया, कुंभा ने इस पे किया अटैक, और अटैक करने के बाद में इसको तो पीट देता है, और पीटने के बाद में नागौर पर क्या कर लेता है? अपना अधिकार कर लेता है। कौन? कुंभा। जैसे ही नागौर पर अधिकार करता है, ये शम्स खां जो है ये भागकर कहाँ चला जाता है? तो ये गुजरात जाता है। और गुजरात का उस समय शासक था महमूद, कौन था? कुतुबुद्दीन अहमद खां। कौन था? कुतुबुद्दीन अहमद खां। तो ये भागकर कहाँ चला जाता है? कुतुबुद्दीन अहमद खां के पास में चला जाता है। अब देखो कुतुबुद्दीन अहमद खां के पास में चला जाता है, तो अहमद खां को जाकर ये बोलता है, क्या बोलता है कि मैं तो अकेला था, मेरे पास में अगर थोड़ी सी सेना और होती, जैसे आप जैसे लोगों का मेरे पास में थोड़ा सपोर्ट होता, तो मैं कुंभा को हरा देता। तो एक किसने कहा अब है ना आप दोनों एक कर लेते हैं हिम्मत। तो इस शम्स खां ने इसको जाकर कहा कि हम दोनों अगर कुंभा पर अटैक करेंगे तो हम क्या कर लेंगे, मेवाड़ को जीत लेंगे, और जीतने के बाद में आधा आधा जो क्षेत्र है वापस में दोनों बांट लेंगे। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो ये दोनों जो है शम्स खां और जो कुतुबुद्दीन गुजरात का शासक है कुतुबुद्दीन अहमद खां, ये दोनों आक्रमण करते हैं कुंभा पर। लेकिन कुंभा ने क्या किया, आगे आगे था शम्स खां। अब जैसे ही अटैक किया तो आगे आगे था शम्स खां, और शम्स खां के बाद में था जस्ट पीछे कौन? ये कुतुबुद्दीन। तो ये इस शम्स खां को आगे आगे था, तो इसको क्या किया, पीट दिया था। पीटने के बाद में बुरी तरह से पीटा था, घायल कर दिया था। इतनी बुरी तरह से इसने देखा कि यार ये तो यहाँ पर मोदा पड़ा है। तो जैसे ही इसको पता चला कुतुबुद्दीन को, ये इसने चप्पलें उठाई हाथ में, पीछे था ये, तो ये चप्पलें उठाता है और चप्पलें उठाकर भागता है, और कहाँ पर आ जाता है? गुजरात में। इसने कहा कि मुझे तो आधा राज्य नहीं चाहिए, भागकर आ जाता है कहाँ पर? गुजरात। अब ये गुजरात आ जाता है, तो जैसे ही मालवा का शासक कौन था? मालवा के शासक की हमने बात कर ली थी, महमूद महमूद खिलजी फर्स्ट। कौन है? महमूद खिलजी फर्स्ट। अब महमूद खिलजी को पता चला कि गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन अहमद खान ने क्या किया है, अटैक किया है। और इस कुतुबुद्दीन अहमद खान ने अटैक किया है, अटैक करने के कारण ये क्या है, कुंभा से हारा हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, हम दोनों एक गठबंधन बनाते हैं। भाई शम्स खां के पास में इतनी शक्ति नहीं थी, लेकिन ये महमूद खिलजी सोचता है कि हम एक दोनों आपस में संगठन बनाते हैं, और उस संगठन के बाद में हम दोनों अपनी संयुक्त सेना के ऊपर अधिकार, संयुक्त सेना लेकर कुंभा पर क्या करेंगे, अटैक करेंगे। इस कारण से कुंभा को पीट देंगे, पीटने के बाद में हम भी क्या कर लेंगे, आपस में आधा आधा राज्य बांट लेंगे। तो अब ये क्या करता है कि महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन अहमद खां एक होते हैं, और उन्होंने एक संधि की, जिस संधि का नाम है चांपानेर की संधि। चांपानेर की संधि। कौन सी संधि है? चांपानेर की संधि। होती कब है? तो 1456 में होती है। देखो चांपानेर 56, चांपानेर 56, तो 1456 में होती है। इस संधि होती किसके बीच में है? ये
तो मालवा वर्सेज गुजरात किस किस के बीच में होती है? तो ये मालवा प्लस गुजरात के बीच में ये क्या होती है? संधि होती है। अब देखो इसमें मेवाड़ का कहीं पर नाम नहीं है, लेकिन आप प्रश्न जब आएगा तो उस समय आपको मेवाड़ के नाम मिले। हर ऑप्शन में एक नाम मिलेगा कुंभा। आपको 3 ऑप्शन में एक तो नाम बिल्कुल आपको मेवाड़ मिल जाएगा या कुंभा मिल जाएगा, लेकिन बाकी ऑप्शनों में आपको ये देखना है कि जो मालवा और गुजरात है वो आपको सही कर देना है, ठीक है ना। अब देखो चांपानेर की संधि में होता क्या है कि मालवा का शासक कौन है? तो महमूद खिलजी फर्स्ट है। महमूद खिलजी फर्स्ट, और महमूद खिलजी फर्स्ट है। और इधर गुजरात का शासक कौन है? तो कुतुबुद्दीन अहमद खां है। कौन है? कुतुबुद्दीन अहमद खां। अब मालवा का शासक महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन अहमद खां के बीच में एक संधि होती है, कौन सी? चांपानेर की। और ये दोनों आपस में बातें करते हैं। ये क्या बतलाते हैं कि ये कहते हैं कि हम क्या करेंगे, दोनों संयुक्त रूप से उस पर अटैक करेंगे। अटैक करने के बाद में कुंभा को हरा देंगे। हराने के बाद में हम क्या कर लेंगे? अधिकार कर लेंगे। किस पे? मेवाड़ पे। और मेवाड़ पे जैसे ही हमारा अधिकार होगा तो हम जो क्षेत्र है मेवाड़ का वो आधे आधे अपने हिस्सों में बांट लेंगे। तो इसने कहा ठीक है। अब ये कुतुबुद्दीन कहता है भाई आगे सेना का नेतृत्व कौन करता है? तो मालवा का शासक ये महमूद खिलजी कहता है तू करेगा। लेकिन इसको तो पता था क्योंकि इसने शमर खां का हाथ देखा हुआ था। तो इसने कहा ना नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं तो पीछे रहूंगा। मैं पीछे वाली सेना को मोटिवेट करूंगा, आप रहोगे आगे तो आपसे ज्यादा सेना प्रभावित होगी। इसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो अब ये दोनों जो है अगली साल आक्रमण करते हैं और युद्ध होता है बदनौर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? बदनौर का युद्ध। और ये बदनौर का युद्ध जो होता है ये होता है 1458 को। अगली साल होता है 57 को होता है ना। बदनौर का युद्ध होता है 1457 को। अब ये युद्ध होता है किस किस के बीच में? तो एक तो है आपका कुंभा। कौन है? कुंभा। और एक वर्सेज गुजरात प्लस मालवा की संयुक्त सेना है। और इस सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो महमूद खिलजी फर्स्ट कर रहा है। कौन कर रहा है? महमूद खिलजी फर्स्ट कर रहा है। जैसे ही बदनौर क्षेत्र जो है वो पड़ता कहां पर है? तो भीलवाड़ा में पड़ता है, याद रखना है ना। कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है। ये जैसे ही अटैक करते हैं तो अटैक करता है तो होता ये है कि आगे आगे कौन है? महमूद खिलजी प्रथम है। तो ये महमूद खिलजी प्रथम आगे ही आगे है। इसने कुंभा पर अटैक किया। अटैक करते ही कुंभा ने एक मारी थप्पड़ की। थप्पड़ की मारते ही ये तो घोड़े से नीचे, और जैसे ही नीचे पड़ा तो गुजरात का शासक कौन था? कुतुबुद्दीन अहमद खां। ये पीछे था। इसने देखा कि ये तो क्या हो गया, नीचे गिर गया। तो इसने जैसे ही देखा, ये भागने में बड़ा तेज था तो ये पीछे था, और पीछे से ये तो सीधा भाग गया। और भाग कर कहाँ आ गया? गुजरात आ गया। इसने कहा भाई रे जान बचे आपने तो, अपन तो कौन सी आधो मेवाड़। तो ये भागते हुए कहां पर आ जाता है? गुजरात आता है। इसके कारण से दोनों की जो संयुक्त सेना इसको भी विफल कर देता है, इसको भी हरा देता है। कौन? कुंभा। तो कुंभा की शक्ति तो आपको अंदाजा लग रही होगी कि कुंभा की शक्ति किस प्रकार की थी, है ना। तो ये चीजें थी, है ना। अब थोड़ा सा देख लेते। नागौर विजय के बाद में गुजरात, ये जो शम्स खां है ये गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन अहमद खां के पास में चला जाता है। और दोनों मिलकर क्या करते हैं? अटैक करते हैं। लेकिन कुंभा ने क्या कर दिया था? हरा दिया था दोनों को। उसके बाद में चांपानेर की संधि होती है किस किस के मध्य? गुजरात प्लस मालवा। गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन अहमद खां था, मालवा का शासक महमूद खिलजी प्रथम था। गुजरात में मालवा की संयुक्त सेना के गठबंधन किया था, किसके विरुद्ध किया था? तो राणा कुंभा के विरुद्ध किया था। कुंभा को हराना ही तो था। कुंभा को हराने के बाद में मेवाड़ को जीत लेंगे। मेवाड़ को जीतने पर जो क्षेत्र है वो आपस में बांट लेंगे। तो इन दोनों ने प्लानिंग की। किसने? देखो फिर बता रहा हूँ, चांपानेर की संधि कब हुई है? 1456 में हुई है। किस किस के मध्य? गुजरात और मालवा के मध्य हुई है। गुजरात का शासक कौन है? कुतुबुद्दीन अहमद खां है। मालवा का शासक कौन है? महमूद खिलजी प्रथम है। ये चीज ध्यान में रख लेना। और ये संधि किसके विरुद्ध हुई है? तो राणा कुंभा के विरुद्ध हुई है। इन दोनों मेवाड़, मालवा और गुजरात का जो गठबंधन है वो किसके विरुद्ध किया गया है? तो वो मेवाड़ के विरुद्ध किया गया है। और मेवाड़ में बात करूं तो राणा कुंभा के विरुद्ध किया गया है ना। ये महमूद खिलजी प्रथम है। एक शासक आएगा अपना राणा सांगा, और सांगा के टाइम पर महमूद खिलजी सेकंड होगा, है ना। महमूद खिलजी सेकंड होगा। कुंभा के टाइम पर महमूद खिलजी प्रथम है। तो अपने को ध्यान रखना है ना ये थोड़ी सी चीजें। उसके बाद में बदनौर। बदनौर जो पड़ता है वो कहां पर पड़ता है? आपका भीलवाड़ा में पड़ता है। हमने बात की है, ये भीलवाड़ा में पड़ता है। युद्ध कब? 1457 को होता है। किस किस के बीच में होता है? तो कुंभा वर्सेज गुजरात और मालवा की जो संयुक्त सेना है, ये मालवा की संयुक्त सेना होती है। गुजरात और मालवा की संयुक्त सेना आक्रमण करती है किस पे? कुंभा पे। इसका नेतृत्व कौन करता है? तो महमूद खिलजी प्रथम करता है। और महमूद खिलजी प्रथम इस युद्ध में क्या होता है? जैसे ही हारता है तो पीछे जो खड़ा था कौन? कुतुबुद्दीन अहमद खां, ये भाग जाता है। कहां पर? गुजरात चला जाता है ना।
तो जिस कारण से इस सेना को भी हरा दिया था। विजय। और कुंभा की देखो आदत थी, कुंभा ने सारंगपुर युद्ध जीता था। सारंगपुर युद्ध कब हुआ था? 1437 ईस्वी में था। जैसे ही सारंगपुर युद्ध जीता था तो कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था चित्तौड़ में। अब ये बदनौर का युद्ध जीत रहा है तो इसने बदनौर भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है बदनौर, है ना, भीलवाड़ा में एक जगह है बदनौर, इस बदनौर में अपनी जो एक माता है उस माता का निर्माण करवाता है, कुशाल माता का मंदिर। कौन सी माता का? कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाता है। कहां पर? बदनौर भीलवाड़ा में। कौन? कुंभा। और बाद में देखो एक जगह पड़ती है अपनी आबू। आबू कहां आता है? सिरोही में आता है ना। तो इस आबू का एक शासक था सहसमल। कौन था भाई? सहसमल था। अब देखो हुआ क्या था कि आबू, जब ये गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन अहमद खान जब सब उसके पास में गया था, तो कुतुबुद्दीन अहमद खान जब इधर आता है गुजरात की साइड, मेवाड़ की अटैक अटैक आक्रमण करने के लिए, तो ये इसके आसपास में रुकता है। तो ये आबू का शासक सहसमल इसके पास में जाता है, क्योंकि सिरोही के कुछ क्षेत्र कुंभा ने दबा रखे थे। तो ये सहसमल जाता है और सहसमल जाकर इस कुतुबुद्दीन को कहता है, गुजरात का कौन था यहाँ पर शासक? थोड़ी सी बात कर ले। गुजरात का जो शासक था कुतुबुद्दीन अहमद खान, इस अहमद खान के पास में जाकर ये कहता है कि आपको कोई चाय पानी वगैरह नाश्ता पानी आपने किया? महाराज नहीं किया, क्योंकि इस ये सोचता है कि ये हरा देगा किसको? कुंभा को, और हराने के बाद में अपन को भी क्या करेगा? थोड़ी सहायता वगैरह। तो जो भी राजा बनने वाला होता है भाई, थोड़ी सी उसकी थोड़ी सी तरफदारी करनी चाहिए। तो ये सहसमल इसके पास में जाकर इसको चाय पानी के लिए पूछता है। तो ये जब एक दिन बैठा था कुंभा, तो कुंभा ने कहा जब वो शम्स खां, वो कुतुबुद्दीन अहमद खान उधर से आ रहा था, तो अपना कौन सा राजा था जिसको चाय पानी के लिए पूछ रहा था? तो दरबारियों ने कहा सर वो तो सिरोही का वो सहसमल था, तो चलो उस पर अटैक करते हैं। तो फिर आबू पर अटैक किया और आबू के राजा सहसमल को हरा दिया और आबू पर क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया। तो आबू को भी अपने क्षेत्राधिकार में मिला लिया था, है ना। तो ये चीजें थी, है ना। उसके बाद में कुंभा की जो विजय स्तंभ, कुंभा की जो स्थापत्य कला थी, उस थोड़ी सी स्थापत्य कला की हम बात कर लेते हैं। प्रशासनिक जो व्यवस्था थी, कुंभा की जो राजनीतिक उपलब्धियां थी उनकी हमने बात कर ली है। अब थोड़ी सी प्रशासनिक जो इस कुंभा की जो स्थापत्य कला है, इस स्थापत्य कला में कुंभा का बहुत बड़ा योगदान है। थोड़ी सी इसकी भी बात कर लेते हैं। देखो राजस्थान में स्थापत्य कला का जो जनक है वो किसको कहा जाता है? कुंभा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि कुंभा ने बहुत सारे दुर्गों का निर्माण करवाया है, कुंभा ने मंदिर भी बनवाए हैं, रणकपुर में जैन मंदिर भी बनवाए बहुत सारे, 100 बीघा जमीन दान देता है वहां पर। धर्णक्षा नाम का जो व्यापारी है बड़ा, वो यहाँ पर ये जैन मंदिरों का निर्माण करवाता है। तो ये बहुत बड़ा है ना। थोड़ी सी अलग अलग दुर्ग बनवाते हैं इन्होंने। भौमर दुर्ग बनवाया था, मचान दुर्ग बनवाया था, अचलगढ़ दुर्ग बनवाया था, और सिरोही में जो है एक आपका दुर्ग बनाता है, कुंभलगढ़ दुर्ग बनाता है। कुंभलगढ़ में बहुत सारे दुर्गों का आगे बात कर लेंगे। श्यामलदास, कवि राजा श्यामलदास दधिवाड़िया की एक बुक है जिस बुक का नाम है वीर विनोद ग्रंथ। और इस वीर विनोद ग्रंथ में कहा गया है कि मेवाड़ में कुल 84 दुर्ग हैं। उन 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? तो राणा कुंभा के द्वारा। देखो 84 दुर्ग है टोटल, उसमें से 32 दुर्गों का निर्माण तो राणा कुंभा ने करवाया अकेले ने। तो आप सोचो कितना बड़ा कल्चर में इन्होंने योगदान दिया होगा, स्थापत्य कला में कितना बड़ा योगदान होगा राणा कुंभा का। इसलिए आधुनिक स्थापत्य कला का, राजस्थान में स्थापत्य कला का जो जनक है वो किसको कहा जाता है? राणा कुंभा को। फिर हम चित्तौड़ दुर्ग की बात करें तो चित्तौड़ दुर्ग में जो आप सरपीला मार्ग देखते हो, वो सरपीलाकार मार्ग की जो निर्माण किया था वो किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था। इसलिए आधुनिक चित्तौड़ का निर्माता भी कौन है? कुंभा है, क्योंकि इसने जो सरपीलाकार मार्ग है इसका निर्माण करवाया था। दुर्ग पड़ता है एक राजसमंद में, एक जगह पड़ती है कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था किसने? कुंभा ने। और इस कुंभलगढ़ दुर्ग के जो वास्तुकार थे वो थे मंडन, और मंडन जो था वो खेता ब्राह्मण का पुत्र था। यानी मंडन किसका पुत्र था? अपने पिता का। और इसका पिता का नाम क्या था? खेता ब्राह्मण नाम था। क्या नाम था? खेता ब्राह्मण। तो लिखो कि खेता ब्राह्मण का पुत्र था। ठीक है, चलो। एक सिरोही में जगह पर, सिरोही में एक दुर्ग बनवाया था बसंतगढ़ दुर्ग, एक दुर्ग बनाया था सिरोही में मचान दुर्ग। और मचान जो दुर्ग बनाया था वो मेर जाति यहाँ पर निवास करती थी, और उस मेर जाति पर नियंत्रण के लिए एक दुर्ग बनवाया था। कौन सा? मचान दुर्ग। एक भूमट दुर्ग बनवाया था उदयपुर में, और भूमट दुर्ग किसके लिए बनवाया गया था? भील जनजाति जो रहती थी उस जनजाति पर अधिकार या नियंत्रण करने के लिए एक दुर्ग बनवाया था उदयपुर में। कौन सा? भूमट दुर्ग, है ना। अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में है, इसका पुनर्निर्माण करवाता है कौन? कुंभा। इसका निर्माण नहीं करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया गया था, ना। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद में बात करें विजय स्तंभ। विजय स्तंभ की बात करें तो विजय स्तंभ किसके उपलक्ष्य में बनाया गया था? तो सारंगपुर जो युद्ध हुआ था, सारंगपुर का युद्ध, इस सारंगपुर युद्ध में क्या किया था? जीता था कौन? कुंभा। और इसी जीत के उपलक्ष्य में निर्माण करवाता है कौन? तो मालवा विजय या सारंगपुर युद्ध में कब होता है?
1437 में होता है। कब होता है? 1437 में युद्ध होता है जिसमें कुंभा जीतता है। हराता किसको है? तो मालवा का शासक महमूद खिलजी फर्तम को हरा देता है। कौन? कुंभा। विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। इसके उपनाम क्या है? इसके विष्णु स्तंभ है क्योंकि भगवान विष्णु को समर्पित है। गरुड़ ध्वज कहा जाता है, कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। निर्माण कार्य 1440 से लेकर 1448 तक है। मंजिल कितना मंजिल ऊंचा है? 9 मंजिल ऊंचा है और इसकी ऊंचाई जो है 120 फीट है। चौड़ाई इसकी 130 फीट है, ओनली 30 फीट है ना। और इसके वास्तुकार जेता, पोमा, पुंजा, नापा। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना भैया ना, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। वास्तुकार कौन है? जेता, पोमा, पुंजा, नापा है। यानी इसको बनाने वाले कौन कौन है? तो जेता, पोमा, नापा, पुंजा है ना। इस जो विजय स्तंभ है, इस विजय स्तंभ में अनेक हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति लगी है, बहुत सारी मूर्तियां लगी हुई है। इसलिए इसको बोलते हैं कि क्या बोला जाता है? हिंदू मूर्ति कला का अजायब घर बोलूं, या इसे बोलते हैं भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश। क्योंकि क्यों बोला जाता है? तो इस पे हिंदू देवी देवताओं की अनेक मूर्तियां लगी हुई है, जिस कारण से भारतीय कला का क्या बोला जाता है? विश्वकोश या मूर्ति कला का अजायब घर भी बोला जाता है। ये जो विजय स्तंभ है, इस विजय स्तंभ की जो तीसरी मंजिल है, इस तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। कितनी बार? 9 बार। कौन सी मंजिल पर? तीसरी मंजिल पर। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में। कौन सा शब्द? अल्लाह शब्द। कितनी बार? 9 बार लिखा हुआ है। ये टोटल कितना मंजिल था? 9 मंजिल। तो एक बार यहाँ पर बिजली गिरती है और इस बिजली गिरने के कारण 9वीं मंजिल टूट जाती है, जिसका जो पुनर्निर्माण है वो आगे चलकर एक राजा बनेंगे स्वरूप सिंह। वो स्वरूप सिंह क्या करते हैं? इसका पुनर्निर्माण करवाते हैं। ये भी ध्यान रख लेना ना। और पहली राजस्थान की पहली इमारत है, राजस्थान की ये पहली बिल्डिंग है, पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था। कब किया गया था? 15 अगस्त 1949 को सर्वप्रथम विजय स्तंभ पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था? तो 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है ना। ठीक। उसके बाद में देखो प्रतीक की बात करें कि विजय स्तंभ का जो प्रतीक है वो किस किस पे मिलता है। तो आप देखते हैं कि राजस्थान पुलिस की जो ड्रेस है उस पे यहाँ पर विजय स्तंभ का प्रतीक है ना। और एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो भी बुकें आती है उन पे आपको विजय स्तंभ की फोटो मिलती है। एक जो जेके सीमेंट है, इस जेके सीमेंट का मुख्यालय कहाँ पर है? निम्बाहेड़ा। और निम्बाहेड़ा कहाँ पर है? चित्तौड़ में। तो वहां पर भी किसका प्रतीक है? इस विजय स्तंभ का है। ये चीजें भी आपको थोड़ी सी ध्यान रख लेनी है ना। तो विजय स्तंभ की बात की, विजय स्तंभ किस लिए बनवाया था? किसकी विजय के उपलक्ष्य में? तो सारंगपुर का जो युद्ध होता है कब होता है? 1437 में होता है। किन किन के बीच में होता है? तो राणा कुंभा और मालदेव के जो मालवा का शासक है महमूद खिलजी फर्तम, इस महमूद खिलजी फर्तम को क्या करता है? हरा देता है। हराने के कारण इसकी उपलक्ष्य में क्या करता है? जीत की उपलक्ष्य के कारण इसका एक निर्माण करवाता है इमारत का, और उस इमारत का नाम है विजय स्तंभ, है ना। फिर हमने बात की थी विजय स्तंभ 9 मंजिल है, उसके ऊपर तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। और यहाँ पर 9वीं मंजिल बिजली गिरने के कारण टूट जाती है। टूटने के कारण इसका जो निर्माण है, पुनर्निर्माण जो है वो कौन करवाते हैं? तो राजा स्वरूप सिंह करवाते हैं। आगे आएंगे, है ना। चलो, उसके बाद में देखो रणकपुर एक यहाँ पर सेट हुआ है जिसका नाम है धरणकसा। कौन है? धरणकसा। और इस धरणकसा एक बार कुंभा के पास में आता है और कुंभा को बोलता है कि महाराज हमें कुछ जमीन दान में दो, जिस कारण से हम क्या करें, यहाँ पर मंदिर बनवाएंगे। कुंभा ने कहा ले ले, कोई 5-4 बीघा जमीन आसपास में कहीं पड़ी होगी। उसने कहा कि 5-4 बीघा से नहीं, हमें तो ज्यादा चाहिए। तो कुंभा ने कहा कितनी बीघा? तो इसने कहा कि 100 बीघा जमीन। तो यहाँ पर 100 बीघा जो जमीन है वो दान दी थी किसने? कुंभा ने। और वहां पर जो है ये सेठ आपका धरणकसा एक मंदिर का निर्माण करवाता है। एक मंदिर नहीं, बहुत सारे मंदिर है। और मंदिर का नाम क्या है? रणकपुर के जैन मंदिर। यहाँ पर रणकपुर के जैन मंदिर है और रणकपुर जो है पाली में है ना। इसका निर्माण किसने करवाया? धरणकसा ने करवाया था। कुंभा का ही एक मंत्री था। इसका वास्तुकार कौन है? जो रणकपुर का जैन मंदिर है इसके वास्तुकार हैं आपके देपाक शिल्पी। कौन है? देपाक शिल्पी। ये जो रणकपुर के जो जैन मंदिर है ये किसको समर्पित है? तो ये जो भगवान आदिनाथ है या ऋषभ देव है, इन ऋषभ देवों को क्या है? ये समर्पित है। इतनी चीज थोड़ी सी ध्यान में रख लेना। अब देखो यहाँ पर एक सबसे, ये रणकपुर की जो जैन मंदिर है इनमें सबसे प्रमुख या सबसे फेमस मंदिर कौन सा है? तो एक मंदिर है चौमुखा मंदिर। कौन सा मंदिर है? चौमुखा मंदिर। और ये चौमुखा मंदिर में जो कितने खंबे हैं? तो 1444 खंबे लगे हुए हैं। इस कारण से इस मंदिर को खंबों का अजायब घर भी बोला जाता है। किस मंदिर को? तो रणकपुर के जैन मंदिरों में एक मंदिर है जिसका नाम है चौमुखा मंदिर। और इस चौमुखा मंदिर में कितने खंबे लगे हुए हैं? 1444 खंबे लगे हुए हैं। और इस कारण से इस मंदिर को बोला जाता है खंबों का क्या? अजायब घर भी बोला जाता है। तो आज हमने कुंभा की प्रशासनिक जो उपलब्धियां थी उनके बारे में बात की, और एक हमने इनकी जो
स्थापत्य कला थी उनकी बारे में बात की थी। स्थापत्य कला में हमने मुख्य रूप से देखा कि विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। रणकपुर में जैन मंदिरों का निर्माण इनके काल में हुआ है और इनके काल में इन्होंने बहुत सारे दुर्गों का निर्माण करवाया था। तो वो दुर्ग कौन कौन से थे? तो सिरोही में एक तो मचान दुर्ग बनवाते हैं, इन्होंने एक अचलगढ़ दुर्ग बनवाया था, इन्होंने एक बसंतगढ़ दुर्ग बनवाया था, अचलगढ़ दुर्ग का ये पुनर्निर्माण करवाते हैं। इन्होंने एक कुंभलगढ़ दुर्ग बनवाया था जिसके वास्तुकार कौन थे? मंडन थे। कुंभा की थोड़ी सी हम बात करें तो कुंभा की मुख्य मुख्य बातों की हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो कुंभा ने एक सारंगपुर युद्ध, ये सारंगपुर का जो युद्ध होता है वो कब होता है? तो 1437 को होता है। किस किस के बीच में होता है? तो एक तो आपका है कुंभा, कुंभा कहाँ का शासक? मेवाड़ का। और किस किस के बीच में वर्सेज? एक है महमूद खिलजी, ये महमूद खिलजी फरतम है ना, और महमूद खिलजी फरतम कहाँ का शासक है? तो ये मालवा का शासक है। और इस मालवा के शासक को यहाँ पर क्या कर देता है? पीट देता है। और जीतता कौन है? कुंभा जीतता है। इसी जीत के उपलक्ष्य में कुंभा ने क्या करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके समय एक संधि होती है आवल बावल की संधि। कौन सी संधि? आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि कब होती है? तो 1453 में होती है। किन किन के बीच में होती है? तो ये होती है मारवाड़ का एक शासक आपका जोधा, और मेवाड़ का शासक कौन है? कुंभा। इनके बीच में संधि होती है। इस संधि की मध्यस्थता कौन करती है? तो हंसाबाई करती है। कौन करती है? हंसाबाई। हंसाबाई कौन है? कुंभा की दादी है। जोधा की क्या है? भुआशा है, क्योंकि रडमल की ये बहन थी। उसके बाद में हम थोड़ी सी और बात करें तो इसी के टाइम पर एक संधि होती है चांपानेर की संधि। कौन सी संधि? चांपानेर की संधि। ये जो चांपानेर की संधि होती है वो कब होती है? तो 1456 को होती है। किन किन के बीच में होती है? 1456 किन किन के बीच में होती है? तो एक तो है गुजरात प्लस मालवा। गुजरात का शासक कौन है? तो कुतुबुद्दीन अहमद खां है। और मालवा का शासक कौन है? महमूद खिलजी प्रथम है। इन दोनों के बीच में संधि होती है। और ये जो संयुक्त गठबंधन होता है ये किसके विरुद्ध होता है? तो मेवाड़ का जो शासक था राणा कुंभा, इस कुंभा को हराने के लिए होती है। इन दोनों ने आपस में ये योजना बनाई कि हम क्या करेंगे, हम दोनों के पास में देखो, ये मालवा का शासक जो महमूद खिलजी फर्स्ट था ये हार के आता है, ये जाता है, ये भी हार के आता है। फिर इन दोनों ने क्या किया? संयुक्त रूप से गठबंधन बनाया और इन दोनों ने आपस में प्लानिंग की कि हम ऐसे तो एक एक तो हरा नहीं सकते कुंभा को, क्योंकि वो ताकतवर है, शक्तिशाली है, उसके पास में दिमाग भी है, हमारे पास में थोड़ी सी दिमाग की भी कमी है। तो इन दोनों ने क्या किया? थोड़ी सी योजना बनाई। योजना बनाकर जैसे ही ये योजना बनाते हैं, योजना बनाकर अटैक करते हैं और अगले ही वर्ष उन्होंने अटैक किया। अटैक कौन सा किया था? युद्ध होता है एक बदनौर का युद्ध। कौन सा युद्ध? बदनौर का युद्ध। और इस बदनौर का युद्ध होता कब है? यह युद्ध होता है 1457 को, अगले ही साल होता है। और इस युद्ध, बदनौर अपना कहां पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है भैया ना। बदनौर का युद्ध होता है और इस युद्ध में होता यह है कि इन दोनों ने संयुक्त रूप से आक्रमण किया और इस संयुक्त रूप से ये सेना ली गई थी मालवा और गुजरात की। किसके साथ में युद्ध करने गई थी? कुंभा के साथ में। लेकिन होता यह है कि कुंभा ने इन दोनों की संयुक्त सेना को हरा देता है और हराने के बाद में क्या कर लेता है? यहाँ पर बदनौर में एक मंदिर बनवाता है। बदनौर जो भीलवाड़ा में स्थान पड़ता है, वहां पर कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाता है। तो आज हमने मुख्य रूप से कुंभा की जो प्रशासनिक उपलब्धियां और इनकी जो भी आपकी स्थापत्य कला के बारे में थी, इनकी बात की थी। अगली क्लास के बारे अगली जो बाकी की जो चर्चाएं हैं वो हम करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।